नमस्कार, सभी का स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं खास जो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसे रहा बाजार का पूरा हाल पिछले हफ्ते। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अच्छे संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में धांसू तेजी देखी गई। निफ्टी करीबन 400 अंक चढ़कर 24,540 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1,330 अंक की तेजी के साथ 80,436 पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 788 अंकों की बढ़त वहां देखी गई। वहीं निफ्टी मिड कैप से लेकर आईटी सेक्टर, ऑटो और बैंकिंग ये तमाम ग्रीन जोन में बंद हुए। भारतीय शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव का माहौल है, लेकिन आईपीओस को लेकर काफ़ी मजबूती है, क्योंकि आने वाला हफ्ता जो है उसमें 4 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें 2 मेन बोर्ड और 2 एसएमई आईपीओस हैं। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी कंफर्टेबल पोजीशन में मजबूती के साथ बढ़ रहा है और फेड ने लगातार तीसरी बार भी ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप शेयर मार्केट का हाल जानना चाहते हैं, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और निवेश करना कहाँ होगा मुनाफे का सौदा, ताकि आप ये जान पाए कि कौन सा सेक्टर आपको देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए विशेष मार्केट से जुड़े हुए मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031, दूसरा नंबर है 23097670। और इस शो को आगे बढ़ाने से पहले 2 विशिष्ट मेहमानों का तारुफ आपसे करा दें, जो कि शेयर बाजार पर पैनी नजर रखते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एनसी महेश्वरी साहब, प्रेसिडेंट फारसाइड ग्रुप, और दूसरे विशिष्ट मेहमान जो आज शो में हमारे साथ बनेंगे वो हैं संदीप जैन, डायरेक्टर ट्रेड स्विफ्ट एंड शेयर मार्केट एनालिस्ट। तो ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो आईपीओस के लिहाज से काफ़ी अहम रहने वाला है आने वाला वीक, और जो तमाम ग्लोबल मार्केट्स हैं उनसे जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और उन्हीं पॉजिटिव ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हमने देखा कि जो शेयर बाजार हैं उनके तमाम जो अहम सेक्टर्स हैं वो ग्रीन जोन में बंद रहे। वहीं शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो इसमें ऑटो और बैंकिंग के साथ साथ जो डिफेंसिव सेक्टर यानी कि फार्मा, उसमें कई कमाई के मौके नजर आए पिछले हफ्ते, क्योंकि कुछ एक सेक्टर्स मुनाफा वसूली भी उसमें हावी होती हुई नजर आई। कंपनी अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो वो बाजार के मन मुताबिक रही, और इसी लिहाज से अगर हम देखें तो अहम रहा पूरा पिछला हफ्ता। और कॉन्ट्रेरियन कॉल, खासतौर पे मुनाफा वसूली अगर हावी होती है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बाय और डिप लेकर आप बना सकते हैं कमाई के मौके। एक बार फिर से आपका तारुफ कराते हैं हमारे 2 मेहमान जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर एनसी महेश्वरी साहब, प्रेसिडेंट फारसाइड ग्रुप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही संदीप जैन जी, डायरेक्टर ट्रेड स्विफ्ट एंड शेयर मार्केट एनालिस्ट, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल महेश्वरी साहब आपसे, शेयर बाजार को अगर हमने देखें तो अच्छी खासी लेवल्स पर बाजार बंद हुए पिछले हफ्ते। आने वाला हफ्ता आपके लिहाज से किस तरह रहने वाला है, और पोर्टफोलियो के अगर मन मुताबिक देखें कौन से सेक्टर्स पर रहनी चाहिए निवेशकों की नजर? देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से ले सकते हैं कि हमारे पास बहुत निवेशकों की आजकल यही क्वेरी है कि क्या बाजार बहुत महंगा हो गया है, क्या ये राइट टाइम है टू एंटर करने का। जब थ्योरेटिकली हम बात करें तो आज जो निफ्टी है करीब 22 की पी पे चल रहा है, जो कि एवरेज हमारा 18-19 से काफी ज्यादा है। लेकिन क्या खाली 22 पी होने से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं कि आज मार्केट महंगा है? दूसरा उनका बड़ा क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने का चांसेस है, वो कि राइट अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने का, जस्ट उससे पहले खरीदा जाए या अभी खरीदा जाए। तो मुझे लगता है 2 चीजें हम देखें कि पहले हमारे जो बाजार थे वो बाहर के निवेशकों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे, बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। जैसे आप पहले आप एमएससीआई की बात करें, कोई स्टॉक इंक्लूजन होता था, बढ़ता था या घटता था तो डायरेक्ट इफेक्ट आता था। इस बार हमने देखा कि ऑलमोस्ट एमसीआई का अगर कोई भी इंक्लूजन हुआ तो इट हैड टर्न टू बी नॉन एमिट, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ मार्केट में, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी एसआईपी है, जो हमारे म्यूचुअल फंड, जो हमारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स है इस समय, वो जो कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं, डायरेक्ट बाइंग या म्यूचुअल फंड बाइंग, उसके चलते हुए हमारा ये जो मार्केट है बरकरार बना हुआ है। तो मुझे ये नहीं लगता कि पहला पॉइंट कि बाहर के किसी भी चीज से हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत है। दूसरा, क्या बाजार वास्तव में महंगा है? अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो स्लाइटली बाजार ओवर प्राइस लगता है, लेकिन अगर हम ओवर प्राइस में भी बात करें तो आज
अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में जो 50 शेयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 3 शेयर्स हैं जिनकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 80 या 100 के करीब है, और तीनों के तीनों टाटा समूह से हैं। तो इसका मतलब है कि आज लोग एक ग्रुप को, एक कैपिटलिस्ट को, एक उसके प्रमोटर्स की वैल्यू दे रहे हैं। वो देखते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ अच्छा है। अगर उनको लगता है कि एक मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उसी को ही प्रीमियम मिल रहा है। ऐसे अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई में केवल 2 शेयर्स हैं टोटल निफ्टी में जिनकी आरओई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप नेस्ले की बात करें तो आरओई आज 100 प्लस है। तो अगर आपको अच्छा शेयर है जिसकी आपको आरओई 100 प्लस मिल रही है, अगर आपको उसकी पी चाहे 80 हो या 90 हो, लेकिन उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है उसके चलते हुए स्टॉक्स कभी भी तेज नहीं है। राइट टाइम एट राइट प्राइस एंड राइट स्टॉक कैन बी परचेज। लेकिन फिर भी हमेशा मार्केट तो वॉलेटिलिटी है, थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूअस आप बाइंग करते रहें। मुझे नहीं लगता कि अपेरेंटली कोई लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत। बहुत अहम आपने कहा कि कंटिन्यूस बाइंग बहुत जरूरी है। जैन साहब, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, हालांकि हिंडनबर्ग से बाजार थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया, लेकिन ग्लोबल बाजारों से जो पॉजिटिव ट्रेंड थे उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, जब हम बात करते हैं यूएस की, किस तरह का कॉल लेकर चलना चाहिए निवेशकों को? देखिए, आईटी स्टॉक्स पे हम बुलिश हैं। आईटी स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। एक तो सबसे बढ़िया बात है जो अभी माहेश्वरी जी ने बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये जो बातें थी, इनफैक्ट इन कंपनियों में बहुत बड़ा कंफर्ट मिलता है और उस हिसाब से वैल्यूएशन भी बहुत महंगा नहीं है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता तो उसका इमीडिएट बेनिफिशियरी सबसे पहले हमें देखता है कि आईटी स्टॉक्स में आता है। जो चाल आई थी, तो मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉक्स है, टीसीएस, इन्फोसिस, बढ़िया लेवल्स पे, एचसीएल, टेक महिंद्रा और इवन मिड कैप आईटी स्टॉक्स। सो वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक्स, एंड जो एआई रिलेटेड है वो कंपनी और बढ़िया करेगी। सो ओवरऑल बुलिश है और रहना चाहिए। जिस तरह से महेश्वरी साहब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अपटिक देखने को मिला है, और उस सुधार के चलते ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरीज में भी एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड है। अगर हम पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो ऑटो स्टॉक्स को लेकर एक लॉन्ग टर्म व्यू, खास तौर पर अभी जो मार्केट के लेवल्स है उस लिहाज से आपका क्या नजरिया रहने वाला है? महेश्वरी जी। आवाज नहीं आ रही है महेश्वरी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? अब यहाँ जी जी, मैं कह रही थी कि एक अपटेक हमने देखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, और जब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है तो ऑटो स्टॉक्स पर असर पड़ना तय है। ऐसे में ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को लेकर आपका क्या रुख रहने वाला है? और अगर पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, अप ट्रेंड देखा जा रहा है सेक्टर में, लेकिन जो अभी वैल्यूएशंस है बाजार के, उस लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमेशा हम बड़े पॉजिटिव रहे हैं और हमारा हमेशा रुक रहा है कि इंडिया अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल का एक हब बनने वाला है। लेकिन हमेशा टू मच एंड टू लेस का क्वेश्चन चलता रहता है। अगर आप मार्केट की इस बात को मार्केट के एक्चुअल इंटेलिजेंस से देखें तो करीब कम से कम 12 इस समय मॉडल ऐसे चल रहे हैं जिसपे काफी ज्यादा डिस्काउंट मार्केट में मिल रहा है। तो अगर मार्केट में 12 मॉडल्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि हमने 6 महीने पहले जब बात करते थे तो करीब जो टॉप के 5 मॉडल थे उसमें 6 महीने की बुकिंग, तो कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन आने वाली है, जैसे एक साइक्लिक चलता है। तो एक जो पिछले 2 साल का काफी ऑटोमोबाइल्स में एक इजाफा रहा था, अब जो हमारा जो ग्राहक है जो ऑटोमोबाइल्स का, उसको एक थोड़ी सी दुविधा है कि क्या वो पेट्रोल डीजल के वर्जन पे जाए, या आज जो बात हो रही है हमें कि इलेक्ट्रॉनिक पे जाना है, तो उसकी बात करें। इलेक्ट्रॉनिक में हर 3 महीने में 4 महीने में नए उनको लगता है कि मॉडल आने वाले हैं, तो वेट एंड वॉच की बात होती जाती है। तो बहुत अहम बात आपने कही है महेश्वरी जी, स्लाइटली कम हो रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हैं। इस पर एक जैन साहब का भी टेक लेते हैं। जैन साहब, क्यों हमने देखा पिछले हफ्ते ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर था, अपर सर्किट उसमें लगा, यानी बहुत अच्छी रॉकेट शेयर मान सकते हैं हम उसको। तो जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट चार्जिंग स्टेशंस की बात करते हैं, ईवी मार्केट कितना एक्सप्लोरेबल है जब हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं शेयर बाजार के लिहाज से? देखिए, ईवी सर्टेनली एक बहुत ही हॉट सेक्टर हो रहा है पिछले अगर 4-5 सालों से बात करें, बट एट द सेम टाइम एक बात और कहूंगा कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए हैं, और उसी हिसाब पे टाटा मोटर्स को मार्केट काफी तवज्जो देता है। इनफैक्ट अभी जो इन दिनों में टाटा मोटर्स
में जो माहौल बना वो रीजन यही है कि ईवी का एक अच्छा प्ले इंडिया में टाटा मोटर्स है। दूसरा, बहुत सारी जो बैटरी वाली कंपनीज है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है, जो लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाली कंपनियां हैं, इन सब पे नजरें बनी हुई है मार्केट्स की, और हमारी भी नजरें बनी हुई। बट सब जगह में वैल्यूएशंस अब महंगे लगने लग गए। बट एट द सेम टाइम जो ओला इलेक्ट्रिक की बात कही आपने, उन्होंने आईपीओ के टाइम पे जो चीज अनाउंस नहीं की थी, उन्होंने 15 अगस्त को बाइक जो अनाउंस करने की बात कही पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग, उसके बाद मार्केट ने और ज्यादा रिस्पॉन्स दिया और ज्यादा थम्स अप दिया, बड़ा थम्स अप। तो ओला इलेक्ट्रिक हालांकि देखिए अभी भी मुझे तो महंगा लगता है, बट यस, चूंकि इनके जो अनाउंसमेंट्स थे उसको मार्केट ने बड़ा थम्स अप दिया है। और दूसरे और भी अभी आने वाले हैं आईपीओ, तो ईवी को वैसे ही बहुत ज्यादा पी मल्टीपल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया नहीं, जो मिस कर दिए बस को, अब उनको वेट करना चाहिए अननेसेसरली अब इन लेवल्स पे। हालांकि बायर सर्किट पे बंद हुआ था, बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा कि अब रिस्क आ गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, डाउनसाइड हो सकती है यहाँ से, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति बाद में अपनाएं। महेश्वरी साहब, एक अच्छे करेक्शन की उम्मीद हमेशा से बाजार की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। आने वाले कुछ हफ्तों में या अगले हफ्ते एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं कुछ उन तमाम ओवर प्राइस्ड हाई वैल्यूड जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेकर? देखिए, ऑटोमोबाइल्स को मैं थोड़ा सा और लेना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल्स में अगर आप मेन कंपनी की जगह अगर आप उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उसमें अभी भी मुझे इजाफा देखने को लगता है, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। एक तो ओई की जो ओरिजिनल इक्विपमेंट की डिमांड थी, उसके साथ साथ उनको रिप्लेसमेंट ऑर्डर भी मिलता है। तो आप अगर एक्सेल्स की बात करें, आप अच्छे वर्टिकल्स की बात करें, आप स्प्रिंग्स की बात करें, या आप उनके किसी भी स्पेसिफिक पार्ट फ्यूल टैंक्स की बात करें, तो जो ये कंपनी कंपोनेंट्स बना रही है, मुझे लगता है उसमें कंटिन्यूअस डिमांड होगी और हम उसमें अभी भी बने रह सकते हैं। दूसरा, जहां तक अगर हम सेक्टर की बात करें, क्योंकि निवेशक के हिसाब से मुझे लगता है जो कंपनी डाटा मैनेजमेंट है, जिनके पास प्रोडक्शन नाउ के सोना और लेटर, वो फाइनेंशियल टेक की बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, आप चाहे केफिन की बात करें, सीडीएसएल की बात करें, या टू सम एक्सटेंट बीएससी की बात करें, जिनके पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और उनका प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो भी सेक्टर है बड़ी तेजी से दोबारा रिकूप होने वाला है और इसमें आपको बड़ी अच्छी चीज मिल सकती है। जहां तक आईटी की बात है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। आईटी पिछले 3 साल में आप देखें तो उतना ज्यादा उन्होंने रिटर्न नहीं दे पाए थे, जैसे कि हम पिछले अगर हम 2016 से और 20 तक की बात करें तो आईटी में करीब 60% एनुअल रिटर्न, जो कि पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गया था। तो मुझे लगता है कि आईटी में भी, लेकिन आईटी इटसेल्फ में भी जो मीडियम आपकी कंपनीज हैं, एफएसएल टेक्नोलॉजी की बात करें, आप आर सिस्टम की बात करें, मेट्रोफेसिस की बात करें, मुझे लगता है कि उनमें जो इजाफा है, उनमें जो आपको रिटर्न मिलने वाली है, वो टॉप सेक्टर, आप टीसीएस से कंपेयर करें या इंफोसिस से कंपेयर करें, आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में कहीं ना कहीं उनमें स्टैग्नेशन देखने को मिला। तो मुझे लगता है अगर हम आईटी की बात करें, आईटी डेफिनेटली बहुत अच्छा सेक्टर है और उसमें जो ब्रेकआउट आया है वो कुछ दिनों के बाद, क्या रादर मेरे हिसाब से तो करीब 2 साल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट उसमें भी मुझे लगता है कि एसएमई में ही आपको जाना चाहिए। अच्छा जैन साहब, क्योंकि हम जानते हैं कि 19 तारीख को रक्षाबंधन है, भाई अपनी बहनों को कैसे सेक्टरल गिफ्ट दे सकते हैं जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो? मतलब अगर इसको इस तरह से देखा जाए, कौन से सेक्टर्स जो आने वाले समय में, खास तौर पर अगर इंफ्रा की मैं बात करूं आपसे, हम बात करते हैं बैंकिंग की, जो एक सुरक्षित निवेश का विकल्प माने जाते हैं खास तौर पर शेयर बाजार के लिहाज से? देखिए, अच्छा सवाल है। कल रक्षाबंधन है, सही है। हमारी राय यही रहेगी कि आप सिस्टर को तो हमेशा म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी की राय देनी चाहिए, और अगर आप एक साथ फंड्स देते तो एक साथ फंड्स देके फिर उससे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप ट्रांसफर करें इनटू म्यूचुअल फंड्स। बट ओवरऑल डिफेंसिव सेक्टर्स में जाना चाहिए। आईटी है, एफएमसीजी है, फार्मा थोड़ा रन अप जरूर दिया है, बट ये सेक्टर बढ़िया लगता है। अभी ऑटो की बात हो रही थी, ऑटो सेक्टर विल डू वेल। सो ओवरऑल सबसे बढ़िया अगर बात करें, अगर सिंपल, मैं ये मानता हूं कि ब्रदर को अगर सिस्टर को देना और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट देना, तो निफ्टी 20, निफ्टी का ईटीएफ मतलब सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है। आप निफ्टी के ईटीएफ में आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते रहिए, बहुत बड़ा पैसा बनेगा आने वाले सालों में। वेरी वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी जबरदस्त ग्रो करेगी आगे भी आने वाले सालों में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नो ब्रेन अगर इन्वेस्टमेंट है तो वह निफ्टी ईटीएफ के अंदर एसआईपी।
चलिए, जैन साहब ने तो बहुत सारे गिफ्ट्स बता दिए। महेश्वरी साहब, आपकी बकेट में क्या है बहनों के लिए? ये खास तौर पर क्योंकि निफ्टी 20 का जिक्र किया जैन साहब ने, फिर म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही, लेकिन कुछ अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं। अगली राखी पर डबल गिफ्ट मिलने वाला है फिर। मेरे को आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपको रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि अगली राखी के लिए अगर डबल गिफ्ट देना है तो हाँ जी। जैन साहब ने तो निफ्टी 20 बताया, साथ ही साथ बताया भाई म्यूचुअल फंड तो होते ही हैं एसआईपी के जरिए। आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? देखिए, जो जैन साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है। एक सिस्टर के लिए एसआईपी से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। और खाली हम वन टाइम गिफ्ट की ना बात करें, एसआईपी से हम 12 महीने उनके साथ जुड़े रह सकते हैं। ये नहीं है कि आपने राखी बांधी और एक बार ही गिफ्ट दे दिया। तो मैं तो चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी एंट्री थ्रू एसआईपी करें। जी। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि काफी सेक्टर है। जैसे मैं रियल एस्टेट पे भी बहुत बुलिश हूँ, जबकि प्राइस बहुत अच्छी हो गई। आप ओबेरॉय रियल्टी की बात करें, चाहे डीएलएफ की बात करें, चाहे शोभा की बात करें, आप देखिए जिनका जितना भी नया मॉडल है, अगर पिछले 3 महीने की आप मार्केट इंटेलिजेंस की बात करें तो खाली एनसीआर में 4000 करोड़ का प्राइवेट निवेश हुआ है इन द वे ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दिस रियल एस्टेट सेक्टर। तो अगर 4000 करोड़ का पिछले 2 महीने में खाली एनसीआर में निवेश होने जा रहा है, और जितने भी बाहर के पीए है, रियल एस्टेट है, आरईआईटीएस है, वो रीट्स ने सारा बहुत ही अच्छा माहौल बनाया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट रियल एस्टेट के सेक्टर्स में ना भी जाएं तो रीट्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मुझे लगता है कि हमें कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली रीट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू हम कैसे अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि करीब एक 16 से 17% की कंटिन्यूअस रिटर्न आ रही है रीट्स में, और प्लस उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही स्टेबल और बहुत अच्छा गिफ्ट होगा अगर हम रीट्स की कुछ यूनिट अपनी सिस्टर्स को इस रक्षाबंधन पर गिफ्ट करें। अच्छा, रीट्स को लेकर अगर हम बात करें जैन साहब, जिस तरह से बजट में क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर फैसले लिए गए, उम्मीद थी कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा वो प्रभावित करेगा। क्या लगता है उससे फ़ायदा? क्योंकि जिस तरह से महेश्वरी साहब कह रहे हैं कि भाई ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर ये इस सेक्टर को भी आप पोर्टफोलियो में रखना इम्पॉर्टेंट है, उस लिहाज से आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर? नहीं, देखिए रियल एस्टेट एज अ सेक्टर तो बढ़िया लगता है। रियल एस्टेट में बस यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ जो इंडस्ट्री का जो हाँ, तो इंडस्ट्री का जो मैकेनिज्म है वहां पे थोड़े इश्यूज आते हैं। बट आरईआईटी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जो अभी माहेश्वरी जी ने बोला, मैं हमेशा हमारे हर सेमिनार वेबिनार में ये बात करते हैं कि आरईआईटी और इन्वेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आरईआईटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर पर से ठीक लगता है। उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है, हमेशा मैं एंसिलरीज पे ध्यान देता हूं। जैसे अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं, पावर की बात करें तो पावर एंसिलरी। वैसे ही रियल एस्टेट की भी जो एंसिलरीज है वो है, जैसे कि सीमेंट स्टॉक्स हुए, या प्लाईवुड का सेगमेंट हुआ, या सैनिटरी वेयर हुआ, इन सब स्टॉक्स में ज्यादा दम लगता है। ये जिन सेक्टर्स के स्टॉक्स का रिपलिंग इफेक्ट्स होता है जैन साहब, उस लिहाज से कैसे पोर्टफोलियो को हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं? मान लीजिए कि अब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो हाई वैल्यूएशन के हैं, पर उनका जो रिपलिंग इफेक्ट्स है वो कम वैल्यूएशंस पर आपको अगर मिलते हैं, तो ये चुनाव कैसे कर सकता है निवेशक जैन साहब? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जी, जैसे मान लीजिए कि आपने ऑटो इंडस्ट्री का एक दिग्गज स्टॉक है, लेकिन उसका रिपलिंग इफेक्ट एंसिलरीज पर भी है, टायर इंडस्ट्री है, रबर है, तो इस तरह से एक्यूमुलेशन जब आप बनाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तब निवेशक के ध्यान में क्या थंब रूल्स होने चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एंसिलरीज पे ही इन्वेस्टमेंट करने का फायदा। अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, जैसे आपने टायर्स की बात करी, इसकी बात करी, तो क्योंकि इनके पास एक रिप्लेसमेंट जो है ओरिजिनल ई के साथ साथ एक रिप्लेसमेंट की जो डिमांड है उसको पूरा करने का भी अवसर। आप मदरसन सुमिस की बात करें, आप अपोलो टायर की बात करें, या आप इवन आपके टायर ग्रुप में किसी और अच्छी कंपनी का बात करें, तो आप देखें कि उनमें कंटिन्यूअसली जो रिटर्न्स है वो बेटर है, लेकिन स्टेगनेंट है। अगर आप जिस ढंग से आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, अगर आइशर मोटर की बात करें, टाटा मोटर की बात करें, जिस ढंग से मल्टीप्लाई हो गई है प्राइसेस, उस तरह की मल्टीप्लीकेशन हमारे को टायर्स में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, जब यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी, जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, मे बी थोड़ा सा हमें यहाँ पे ग्रोथ रुकती नजर आए, तो उस समय की बात कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स एंड एंसिलरीज में थोड़ा सा रिटर्न्स अच्छा बेटर देखने को मिल पाए। जैन साहब, आप इस पर अपना व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? आप कुछ कह रहे थे उस वक्त।
आने एंसिलरी सही लगता है, जैसा कि मैंने अभी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी अगर जी। मैं बात करूं, प्लाईवुड की कंपनियां हैं या आप सैनिटरी वेयर की कंपनियां हैं वो बढ़िया लगती है, बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियां बढ़िया लगती है। सो ओवरऑल रियल एस्टेट के वजह मैं इन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। इवन एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, अगर रियल एस्टेट बढ़ता तो एचएफसीज भी बढ़ते हैं, जस्ट दैट कि थोड़ा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड पे है, तो थोड़ी सी वहां पे इस सेक्टर में थोड़ा माहौल ठीक नहीं बना हुआ है। बट आने वाले दिनों में जैसे रेट कट होगा तो ये सेक्टर भी चलेगा, और ये भी कंसोलिडेटेड है और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अब अच्छा लगने लगा है ऐसे महंगे मार्केट्स में भी। वैसे तो मार्केट्स मुझे अभी भी महंगे नहीं लगते, अगर निफ्टी की भी लिहाज से बात करें या ओवरऑल सेक्टोरल भी, तो मेरे हिसाब से इन सेक्टर्स पे ध्यान। जैन साहब, लेकिन अगर टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री को देखें, क्योंकि आने वाला समय माना जाता है कि भाई टूरिज्म इंडस्ट्री लगातार जीडीपी में अपना अलग से योगदान दे रही है, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री किस तरह से आप देखते हैं एज अ होल सेक्टर के लिहाज से? आई एम क्वाइट बुलिश, मतलब बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर के ऊपर। और आप देखिए अभी भी अगर एक्सटेंडेड वीकेंड की बात करें तो सिंस आई एम इन जयपुर, तो आई कैन अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म कल्चर, और क्या रिवेंज कंजम्पशन, क्या रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, जबरदस्त। मतलब आगे से आगे उदयपुर हो या जयपुर हो, ये एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बट वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, और मैं काफी दिनों से काफी सारे टूरिज्म स्टॉक्स दे रहा हूँ। इवन जैसे आप दिल्ली की बात करें तो होटल अशोक को जो ओन करती है आईटीडीसी, एक पीएसयू है, काफी सस्ते वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता नहीं है, काफी अच्छी वैल्यू ऑफ स्टॉक में। ऐसे इंडियन होटल्स है और बहुत सारे होटल स्टॉक्स है, ईआईएच एसोसिएटेड है, बहुत सारे स्टॉक्स है होटल्स के जो अच्छा कर रहे हैं। तो आई फील कि टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और इंडिया में डोमेस्टिक टूरिज्म का कल्चर बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, और लोग अब डोमेस्टिक टूरिज्म को और अहमियत देने लगे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो अंडर एक्सप्लोर्ड था वहां पे लोग जाने लगे हैं। सो एक बढ़िया जो हमारे इस प्रेजेंट सरकार ने जो काम किया लास्ट अगर 2 रेजिम में, तो टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिला उससे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडियन होटल्स, जो भी सारी होटल स्टॉक्स है, वो सब गजब की कर रही है, क्योंकि उनकी ऑक्यूपेंसी रेट्स वगैरह बढ़ रही है। जस्ट दैट की वैल्यूएशंस को जरूर से ध्यान रखिए, और क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखना चाहिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के लिए। महेश्वरी साहब, एक चेक कमोडिटी मार्केट पे भी लेते हैं। गोल्ड इस वक्त भाग रहा है, तो गोल्ड के लिए अगर किसी का मन है, ऑप्शन है भाई निवेश के लिहाज से, तो ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर फिजिकल गोल्ड पर ही नजरें गड़ाए निवेशक? देखिए, अच्छा बड़ा नेचुरल है, रक्षाबंधन के अवसर पर गोल्ड की बात करना तो बड़ा स्वाभाविक है। मुझे लगता है हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है जहां पर इंडस्ट्रियल डिमांड के तरह हम इसको कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट डिमांड है। लेकिन जो सेकंड सबसे बड़ी डिमांड आई है, जहां की इसको एज ए रिजर्व करेंसी, जो कि प्री वर्ल्ड वॉर पोजीशन में होता था, लोगों को एक दूसरे की करेंसी पे विश्वास नहीं था, तो उस समय जो सेंट्रल बैंक थे वर्ल्ड ओवर, वो गोल्ड को एक तरह से रिजर्व करेंसी की तरह एक एज ए इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज, जैसे एक डोमेस्टिक लोग अपनी सेविंग करते हैं, वैसे कंट्री अपनी सेविंग कैसे करे। तो रिजर्व बैंक को या किसी भी सेंट्रल बैंक को ये बड़ा एक स्वाभाविक इशू था कि वो अपने रिजर्व्स को कैसे मेंटेन करे, और उस समय लड़ाई के चलते हुए गोल्ड ही सबसे बड़ा रिजर्व रखने का एक साधन था। मुझे लगता है वही कंसेप्ट अब मार्केट में डेवलप होता है कंटिन्यूसली। हम देखते हैं चाहे इसराइल की बात हो, चाहे यूक्रेन की बात हो, या कभी ईरान की बात चल रही है, या कभी कभी आप देखें कि वर्ल्ड ओवर आप जो मार्केट है वो इन्फ्लुएंस्ड है किस चीज से, कि जो एस्टेब्लिश्ड राजना है, जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो हर जगह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो मुझे चलता है कि सेंट्रल बैंक्स की वर्ल्ड ओवर जो डिमांड है वो अभी गोल्ड में काफी रहेगी, और इसके चलते हुए गोल्ड अभी फर्म रहने के चांसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमें तमाम जानकारियाँ दी, और आप दोनों को ही रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आने वाला हफ्ता इसी मुंह मीठे के साथ शुरुआत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो बाजार इस हफ्ते में हमारी कोशिश यही रहती है कि सेक्टर्स के साथ साथ किस तरह से स्टॉक से परफॉर्मेंस दी और आने वाला हफ्ता कैसा हो, यानी कि आप कैसे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बना सकें सोमवार से ही, ये हम आपके साथ साझा करें। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप बाकी खबरों के लिए देख सकते हैं डीडी न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।